हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वन शॉट के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन में मेजर 6 स्टेप्स होती हैं। सबसे फर्स्ट पे होती है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है फ्रेश एयर को इनहेल करना और फाउल एयर को एक्सहेल करना, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। फिर उसके बाद आता है डिफ्यूजन, यानी कि जो हम फ्रेश एयर या फिर ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं वो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन के थ्रू, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। फिर होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसमें जो ट्रांसपोर्ट है वो लंग्स से होता है हार्ट, और हार्ट से होता है ब्लड वेसल्स से जाता है टिश्यू में। ये भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है, यानी कि जो लंग्स में कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की वो लोअर होती है कंपैरिजन टू हार्ट, और हार्ट के कंपैरिजन में टिश्यू में ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है। उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होता है फूड का प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी को, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी कि एटीपी प्रोड्यूस होती है। फिर से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है, वो होता है टिश्यू से हार्ट से आउटसाइड द बॉडी। यहाँ पर भी डिफ्यूजन के ही प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि वो ब्लड जो CO2 कंटेन करती है उसका ट्रांसपोर्ट होता है लास्ट स्टेप्स में। मैं फिर से एक बार रेस्पिरेशन की स्टेप्स को रिपीट करती हूँ। ब्रीथिंग, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये इंटरनल रेस्पिरेशन है डिफ्यूजन वाला। फिर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड देन अगेन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है, एनारोबिक एंड एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ होता है बर्न करने के लिए फूड को और प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी को। ये एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है सेल के, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है जो कि साइटोप्लाज्म में होती है सेल के, और इसमें लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन। यह RCB ईस्ट एक्सेट्रा में भी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेशन 2 टाइप्स की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। डायरेक्ट रेस्पिरेशन में बॉडी के सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं एयर के। यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में या फिर लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में बॉडी सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते एयर के साथ, इसलिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्डेट्स। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होते हैं। ये डिपेंड करता है हैबिटाट्स पे, कहाँ पर ऑर्गेनिज्म रह रहा है, या फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म पे, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बॉडी की ऑर्गेनिज्म की, इस पर डिपेंड करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल अमीबा में डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, फिश में गिल्स प्रेजेंट होती हैं रेस्पिरेशन के लिए, अर्थवर्म में उनकी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, और फ्रॉग्स में लंग्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। कुछ एग्जाम्पल NCERT बुक में दिए हैं, जैसे कि जनरल बॉडी सरफेस पॉरीफेरा से एस्की हेलमिंथीज में होता है, बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं किंग क्रैब में, बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं स्पाइडर्स में, और गिल्स प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपोडाज में, लंग्स प्रेजेंट होते हैं एम्फीबियन टू मैमल। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी एयर का पाथवे हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है। तो सबसे पहले एयर हम ब्रीथ करते हैं अपनी नोज़ या माउथ के थ्रू, फिर वो ट्रेवल करती है फेरेक्स और लेरेक्स में, यानी कि साउंड बॉक्स और विंड पाइप के थ्रू। उसके बाद वो ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया से ये लेफ़्ट और राइट ब्रोंकाई में जाती है, लेफ़्ट और राइट ब्रोंकाई से वो पास होती है ब्रोंक्यूल तक, और ब्रोंक्यूल से फाइनली वो एंटर हो जाती है एल्वोलाई में। एल्वोलाई में एब्जॉर्प्शन होता है ऑक्सीजन का एयर से, और फिर डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन हमारे ब्लड कैपिलरीज में जाती है। ब्लड कैपिलरीज से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट में जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर हार्ट से हम ट्रेवल करवाते हैं ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारी थ्रू आउट द बॉडी सेल्स में या फिर टिश्यूज़ में। एयर सराउंडिंग से एंटर करती है नॉस्ट्रल्स के थ्रू, जो कि कंटेन करता है म्यूकस और सीलिया को, जो कि हेल्प करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने में। एयर फिर उसके बाद फेरेक्स में एंटर करती है, जो कि कॉमन पैसेज होता है फूड और विंड के लिए। 2 टाइप के फेरेक्स होते हैं, नेसोफेरेक्स और ओरोफेरेक्स। ओरोफेरेक्स के थ्रू एयर एंटर करती है लेरेक्स में, जो कि कंटेन करता है साउंड बॉक्स, या फिर हम इसे कॉमनली साउंड बॉक्स भी कहते हैं। कवर्ड होता है एपिग्लाइटिस से, ताकि फूड एंटर ना हो साउंड बॉक्स के अंदर। उसके बाद लेरेक्स से हमारी एयर एंटर करती है विंड पाइप के अंदर, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया कंटेन करती है C शेप्ड में 14 से 16 कार्टिलेजियस रिंग्स, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं ट्रैकिया को कोलैप्स होने से जब एयर प्रेजेंट ना हो। उसके बाद ट्रैकिया से हमारी एयर
एल्वोलाई में, जो कि ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। 300 मिलियन एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेन साइड होती है गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, और ये हाईली वेस्कुलर होते हैं ताकि गैसेस इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएं ब्लड के अंदर। एल्वोलाई के बाद जो एयर है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है लंग्स के अंदर। लंग्स दो होती हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट। राइट लंग्स शॉर्टर होती है और ब्रॉडर होती है, और उसका वेट होता है 625 ग्राम, और लेफ़्ट लंग लॉन्गर होती है और उसका वेट होता है 565 ग्राम। लंग्स कवर्ड होती हैं डबल मेम्ब्रेन से, जिसे हम प्लूरा कहते हैं, और प्लूरल फ्लूइड हेल्प करता है शॉक को एब्जॉर्ब करने में और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में। जो लंग्स होती हैं वो रिबकेज के अंदर होती हैं। इस टाइप से आपसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम पूछ सकते हैं, नीट में, बोर्ड में, कहीं भी। ब्रीथिंग इन्वॉल्व करती है 2 स्टेजेस, एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन यानी कि फ्रेश एयर को इनहेल करना, और एक्सपिरेशन यानी कि रिमूवल ऑफ CO2 लंग्स से। इस एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन दोनों ही डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इसमें जो मैकेनिज्म यूज़ होता है उसमें प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, यानी कि इंस्पिरेशन में अगर हम लंग्स में वॉल्यूम बढ़ाते हैं और प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो हमारी जो एयर है वो अंदर आ जाती है, और एक्सपिरेशन में हम लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज़ करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी जो एयर है वो लंग्स से बाहर निकल जाती है। डायफ्राम रिस्पॉन्सिबल होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को ही हम इंस्पिरेशन भी कहते हैं और एक्सहेलेशन को ही हम एक्सपिरेशन कहते हैं। ये NCERT बेस्ड डायग्राम्स हैं। अब हम जानते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ के बारे में, यानी कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं, और टोटल वॉल्यूम यानी कि कैपेसिटी कितनी है लंग्स की इनहेल और एक्सहेल करने की। तो फर्स्ट हमारे पास आता है टाइडल वॉल्यूम। इसमें जो नॉर्मल एयर का वॉल्यूम है वही इनहेल और एक्सहेल किया जाता है, जो कि 500 ml होता है। इंस्पिरेटरी रिवर्स वॉल्यूम में हम एडिशनल 3000 से 2500 तक एयर इनहेल कर सकते हैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन के थ्रू। एक्सपिरेटरी रिवर्स वॉल्यूम में हम एडिशनल एयर एक्सहेल करते हैं फोर्सफुल एक्सहेलेशन के थ्रू, जो कि होती है 1000 से लेके 1100 ml तक। रेसिडुअल वॉल्यूम में फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद भी 1100 से 1200 ml तक एयर रह जाती है लंग्स में। कितनी मैक्सिमम एयर हम इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं उसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, और टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब होता है वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम का सम। मेनली 3 फैक्टर्स गैसेस के एक्सचेंज को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। सेकेंड, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। थर्ड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब हम बात करेंगे गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं। 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है, और रिमेनिंग 3% डिज़ोल्व फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो 7% डिज़ोल्व फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, और 25 से 20% बाइंड होती है हीमोग्लोबिन के साथ। रिमेनिंग 70% बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक यानी कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट है अस्थमा। अस्थमा एक एलर्जिक या फिर हाइपर सेंसिटिव डिसीज़ है या फिर डिसऑर्डर है। इसमें डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में, और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। इसमें जो ल्यूमन है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल का वो नैरो हो जाते हैं, जिसके कारण ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। सेकेंड हम बात करते हैं एम्फिसीमा की। ये सिगरेट या फिर कोई भी धुएँ से होता है, और इसमें डिस्ट्रक्शन होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। एल्वोलाई में सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसके कारण ईजीली गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता और रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। थर्ड डिसीज़ है निमोनिया। निमोनिया 2 टाइप से हो सकती है, टिपिकल और एटिपिकल। एटिपिकल कॉज करता है वायरस, फंगस, प्रोटोजोन और माइकोप्लाज्मा, और टिपिकल कॉज होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से। निमोनिया में जो म्यूकस है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है और पोर्स क्रिएट हो जाते हैं एल्वोलाई की वॉल्स में। एल्वोलाई फिल हो जाती है फ्लूइड से, जिसके कारण जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो डिक्रीज़ हो जाता है। फोर्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इसमें जब कार्बन मोनोऑक्साइड सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है तो वो अपनी बॉडी में एंटर होती है, और उसकी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 200 टाइम्स ज़्यादा होती है। इसीलिए वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है और पूरी बॉडी में फैल जाती है। फिफ्थ वन इज़ माउंटेन सिकनेस। हाई एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन का प्रेशर कंपैरिजन में लो होता है, जिसके कारण वॉमिटिंग, फटीग और ब्रीथलेसनेस जैसी कंडीशंस हो सकती हैं बॉडी के अंदर। इसी के साथ यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। मैंने आपको 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।